वन पॉइंट एजेंडा पे हम सब इकट्ठे किसी से भी इकट्ठे हो सकते हैं, वो है पैनामा। हम फिर उन अवानों में बैठेंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। 2018 में वन पॉइंट एजेंडा पे हम सब इकट्ठे किसी से भी इकट्ठे हो सकते हैं, वो है पैनामा। हम फिर उन अवानों में वन पॉइंट एजेंडा पे हम सब इकट्ठे किसी से भी इकट्ठे हो सकते हैं, वो है पैनामा। हम फिर उन अवानों में बैठेंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। 2018 में सब वजीर आले के घर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लहरेगा। मरियम नवाज साहिबा को मियां नवाज शरीफ की डिपेंडेंट जाहिर नहीं कर सके, कोई सबूत नहीं दे सके। मरियम नवाज के जवाब के बाद पीटीआई की बोलती आज बिल्कुल बंद हो गई है। आज पनामा पेपर से भी भाग गए हैं। जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने ये फरमाया है कि मुकम्मल सच तक पहुंचने के लिए अदालत कोई भी तरीका इख्तियार कर सकती है। इस जुमे को हम इनकी दुआएं हदायत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे को शुक्राने के नफल पड़ेंगे, क्योंकि ये केस और 7 से 8 दिन से ज्यादा चलता नजर नहीं आता, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये केस अपने अख्ताम को पहुंचेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कौम जिस सच का इंतजार कर रही है वो उसके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM में नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, थोड़ी सी टाइम लूंगी, थोड़ी सी बात करूंगी। कल खान साहब क्या कुछ सहाफ़ी मधु थे और खान साहब के साथ एक नशस्त थी और ये एक अच्छा मौका था जिसमें खान साहब के व्यू पॉइंट को समझने का ज़्यादा बेहतर अंदाज में मौका मिला। 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो ये कि जब एक तो खान साहब जो कि पनामा इशू को लेकर पहले काफ़ी पुरुमीद थे, उसके बाद दरमियान में ऐसा लगा जब वो बेंच ख़त्म हुआ और ये दूसरे बेंच के हवाले ये अदालती कार्रवाई हुई तो उस वक्त खान साहब शायद कुछ नाउमीदी का शिकार हुआ। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है खान साहब बहुत पुरुमीद हैं, बहुत मुतमईन है। पहले अगर बेंच टूटने के बाद कमीशन की बात होती थी तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा वो कहते हैं, हम जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अव्वल तो उनको ये बहुत उम्मीद है कि इसी अदालती बेंच से फैसला आ जाएगा, जो भी फैसला आएगा वो हमेशा कहते हैं मनोन तस्लीम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ये बेंच कमीशन भी बना देता है तो हम उसको भी तस्लीम करेंगे। फैसला हमारे हक में आए या फैसला हमारे हक में ना आए, ये विन विन पोजीशन होगी। सेकेंडली, दूसरी जो चीज जिससे वो बड़े पुरुमीद हैं वो है 2018 के इलेक्शन। वो कहते हैं इस दफा हम वो हालात पैदा होने नहीं देंगे जो 2013 के आम इंतखाबात में हुए थे। हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे भी। ये जो जीत की जो पुरुमीदी है खान साहब को, ये सिर्फ खान साहब को नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी है। अभी आप सुन रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही कह रहे थे कि जी हमने अगले इलेक्शन में मैं वजीर आजम बन जाऊंगा और मेरे जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी साहब वो सदर बन जाएंगे और परचम लहराएगा या लहरेगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक और अहम चीज है जो हमें रजिस्टर करनी है।
इत्तेहाद की तो बातें हो रही हैं, 2018 के इलेक्शन की भी बातें हो रही है। खान साहब इलेक्शन कल जो हम बात कर रहे थे 2017 में भी इलेक्शन देख रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं ये बात कर लेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जरदारी साहब की वापसी ने अगर किसी और को जरबकारी लगाई हो तो मुझे नहीं पता किसको लगाई है, अगर किसी को लगाई है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी को लगाई है। अगर कोई ये समझता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़े फासले हैं और ये वाकई ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन करेगी पीपल्स पार्टी, तो मेरा ख्याल है वो अहमकों की जन्नत में रहता है। आई एम सॉरी बिकॉज कल दुबई की एक बड़ी अहम दुबई से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी अहम शख्सियत है, उनसे टेलीफोन पर रब्ता हो रहा था, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बड़े वसूख से कहा है ये बात कि बहुत ही आला किस्म की बड़ी ही भरपूर किस्म की अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द लीडरशिप ऑफ PMLN एंड पीपल्स पार्टी, और इसका आने वाले वक्तों में शायद अंदाजा ना हो, क्योंकि आने वाले वक्तों में वो हाथी के दांत और खाने की और दिखाने की और पे अमल होगा, लेकिन 2018 के इलेक्शन में समझ आएगी क्या सच है क्या झूठ है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। कराची से हमारे साथ है सेनेटर निहाल हाशमी साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PMLN के सेनेटर। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जी वालेकुम अस्सलाम। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं अब्दुल कयूम सुमरो साहब, सेल मिनिस्टर फॉर रिलीज अफेयर्स पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। फयाजुल हसन चौहान साहब सेंट्रल मीडिया एडवाइजर हैं, PTI के स्पोक्स पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, मैं जो ये बात कर रही हूँ पनामा पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मैं पहले जो शेयर करना चाह रही थी, जो शेयर करना मकसूद था खान साहब के साथ कल एक नशिस्त का अहवाल, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। लेकिन निहाल हाशमी साहब, जरा मैं आपसे यहाँ पर बात शुरू करती हूँ। जो आज तलाल चौधरी साहब भी कह रहे थे और नईम उल हक साहब भी बड़े पुरुमीद थे कि अगले हफ्ते जो है वो करमाई समा पुजाएगी, लेकिन मजे की बात यह कि दोनों ही पुरुमीद हैं और दोनों ही मसरूर हैं। एक भी इंशाल्लाह कह रहा है, दूसरा भी इंशाल्लाह कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक वकील हूँ और मैं नहीं समझता कि मैं जब एक प्रोसीडिंग को देखा नहीं है और एक प्रोसीडिंग के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं किसी किस्म की राजधानी करने से परहेज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे एक और बदमज़गी फैलती है और कोई इसमें फायदा नहीं है कि हम अपनी माहिराना राय ऐसे ही देते फिरे। ठीक है, जिस चीज का हमें इल्म ना हो, मैंने प्रोसीडिंग देखा नहीं है, तो मैं किसी किस्म की इसमें अपनी राय। बहुत बेहतरीन बात की है। मेरे ख्याल आप किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि आप कोई बहुत बड़ी बात कर दें और फिर मीडिया आपके क्लिप चलाते रहे। आपकी तस्वीरें पिछले दिनों भी बड़ी मशहूर हुई थी, इसलिए मेरे ख्याल आप थोड़ी सी एहतियात भी बरत रहे। अच्छा, जिसमें आपने कहा था फनी, गवर्नर साहब के हवाले से। अच्छा, मैंने कहा था फनी? मैंने क्या कहा था फनी? जी आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किया था, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किया था कि इट इज एट ए पब्लिक प्लेस, रावल लॉन्च, इट इज वेरी फनी। अच्छा, तो आप ट्विटर का हवाला दे रहे हैं, मेरी ट्वीट का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वो बड़ा ऑब्वियस था मेरा ख्याल है। सुमरो साहब, पनामा पे तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहस हो रही है, अगर मौका मिला तो हम जरूर यहाँ पर करेंगे। लेकिन मैं जरा सी बात करी हूँ, कल जब इमरान खान से बात हो रही थी इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली एक चीज को कहा। किसी ने सवाल किया उन्हीं साफियों में से कि जी कितने चांसेस हैं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ आप अलायंस करेंगे? उन्होंने ब्लंटली कहा 0%। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी थे, लतीफ कोसर जैसे लोग थे, एतजाज एहसन जैसे लोग थे, या बाबर अवान जैसे लोग, ऐसी जो शख्सियात, या कायरा जैसे लोग, कायरा साहब जैसे लोग, तब तो हम किसी ना किसी तरह कोशिश करके कर लेते। बट सिंस द जरदारी साहब इज बैक, तो फिर तो 0% चांसेस हैं। ऐसा क्या है? फिर आप कैसे कहते हैं एक जरदारी साहब पे बारी? क्यों नहीं जरदारी साहब से हाथ मिलाने को कोई तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये सोचो, अगर हम ये कहें कि हाँ PTI से हम अला करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इमरान खान के अलावा, क्योंकि बाकी सारे लोग हमारे लिए रीजनेबल हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी से हम बात कर सकते हैं, बाकियों से जितने आपने नाम गिनवाए इससे ज्यादा मैं भी गिनवा सकता हूँ। अगर हमारी ये भी सोच हो तो फिर तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ड्राइविंग सीट पे है कौन? बिलावल भुट्टो जरदारी है कि जरदारी साहब है? देखिए, ये बात ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है? जरदारी साहब जब मुल्क से बाहर थे तो सबकी ये कवासी कब आ रहे हैं? मुझे हर टीवी चैनल वाले, मेरा सवाल एक मिनट में उसी पे आ रहा हूँ। हर बंदा यही क्वेश्चन कर रहा था हर टीवी चैनल पे, जी वो डॉक्टर साहब जरदारी साहब कब आ रहे हैं? भाई जरदारी साहब आएंगे अपने टाइम पे, वो आ गए। अब आने के बाद फिर ये क्या हो गया कि जी वो कैसे आ गए? आपने कहा कि जी उनके आने से सबसे ज्यादा नुकसान बिलावल साहब। मैंने नहीं कहा कैसे आ गए, आपने कहा साहब, मैंने नहीं कहा कैसे आ गए। मेरी बात का जवाब दें। ड्राइविंग सीट पे कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या आसिफ अली जरदारी? देखिए, मैं आपको पूरा जवाब दूं, मुझे पूरा टाइम दो। आपने अभी कहा कि उनके आने से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नुकसान हुआ है। बिल्कुल हुआ है, मैं समझती हूँ। ये मेरा आपकी ये सोच तो हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं उनके आने
आने से न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फायदा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है। इसी वजह से तो ये सारे खौफजदा हो गए। अब जरदारी साहब मुल्क से बाहर से तो सब ड्राइविंग सीट पे कौन है? सुने ना, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे ना आप कि जवाब। सुख की जो है वो चैन की जो बांसुरी बज रही थी, अब आने से ये सब क्यों तड़प उठ गए कि जरदारी साहब आप आ गए? जवाब नहीं देंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ दीजिए ना, ना। आप समझ रहे हैं ना, जरदारी साहब आने से फर्क तो जाहिर हो रहा है ना आप लोगों को। क्यों अब आपको तकलीफ हो रही है? मुझे क्यों तकलीफ हो रही आपका है? सवाल क्यों पैदा हो रहा है? अगर तो तकलीफ सवाल ना करना हो, चाहिए, सवाल तो बनता फिर है, मेरा जवाब ये हक है बनता सवाल है करना जी। जो ये लोग इंप्रेशन दे रहे हैं कि जरदारी साहब के आने के बाद इत्तेहाद आगे नहीं बढ़ेगा, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि चले, जरदारी उनको साहब तो जवाब दे के रहे हैं, आने आप की मुझे वजह जवाब नहीं दे से रहे हैं। आप deliberately पीपल्स जवाब पार्टी नहीं दे रहे। की- ऐसा नहीं है कि आप पीपल्स जवाब पार्टी देना नहीं चाहते, की- आप मैं जवाब दे देना नहीं। चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है। ड्राइविंग सीट पे इसमें बिलावल कोई भुट्टो शक जरदारी साहब है। बिल्कुल हो, हमें कोई तो इसरार फिर नहीं। लॉन्ग मार्च करेंगे आप? जो जरदारी बिलावल साहब कहते थे मैं बड़ा तंग आ गया हूँ। क्या हम इमरान खान के कहने पे लॉन्ग मार्च ना करेंगे? ना ना बिलावल, हम अपनी मर्जी से अच्छा, करेंगे। ठीक है, हम अपनी मर्जी अच्छा, से ठीक है। करेंगे। चौहान साहब, जब हमने और हमारी सीसी ने फैसला किया, देखिए बात अच्छा यहाँ आ पे- रहे ना, एक आ रहे मिनट ना, में बात पूरी चल कर रहा है भी, चल रहा है। चौहान साहब वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है तो ड्राइविंग सीट पे भी वही है, तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि क्योंकि जरदारी साहब वापस आ गए हैं अब इत्तेहाद नहीं होगा, अगर बिलावल साहब ही होते और जरदारी साहब या नहीं होते तो फिर इत्तेहाद मुमकिन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कयूम सोमरो साहब से बड़े अदब से बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है। वो मैं बिलावल जरदारी साहब के ना पिछले 2 महीने से 27 दिसंबर से पहले के जो 2 महीने थे, उनके हम जो तकरीरें सुनते थे कि कड़ाके निकाल देंगे, फटियां पान देंगे, धुने सेक देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, और फिर उसके साथ एक उनका होता था कि लॉन्ग मार्च करेंगे, और फिर एक ताना होता था 27 दिसंबर को अनाउंस करेंगे, और फिर एक ताना होता था पीटीआई के लिए स्पेशली हर तकरीर में कि फिर हम बताएंगे पीटीआई को कि लॉन्ग मार्च क्या होता है, हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन क्या होती है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक क्या होती है, हुकूमत गिराने की स्ट्रगल क्या होती है, हुकूमत कमजोर करने की जो है वो भागदौड़ क्या होती है। अब मुझे एक चीज बताएं, मेरी सारी उम्र ना 30 साल मेरी सियासी गुजरी है, तहरीकें जेल काटी है, मारे खाई हैं, हवालात काटे हैं, हुकूमतों के खिलाफ तहरीकें चलाई हैं। लॉन्ग मार्च का क्या मतलब होता है? जो मैंने स्टडी किया, माओ से तंग का किया मैंने लॉन्ग मार्च साथ में स्टडी। ये भी कहा कि हमको यू टर्न नहीं लेंगे, यू टर्न चाचा। लॉन्ग मार्च होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर अपोजिशन की लीडरशिप हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में कॉल देती है कि पूरे मुल्क के देहात और शहर और कस्बों से लोग हुकूमत का जो दारुल हुकूमत होता है उसकी तरफ आते हैं हुकूमत गिराने के लिए। इसको कहते हैं लॉन्ग मार्च। ना इससे पीछे लॉन्ग मार्च का कोई मतलब है, ना इससे आगे। अब मुझे बताए 27 दिसंबर को क्या ऐलान हुआ, आप मुझे खुद बता दें। मैं कयूम सोमरो पार्लियामेंट में आने का ऐलान हुआ, सुने, पार्लियामेंट में आने का ऐलान हुआ। अब जरा से गुजारिश करूंगा, हाँ, एक हाँ। जरदारी सब पे भारी और उस सब में बेचारा बिलावल जरदारी भी। एक जरदारी सब पर भारी और सबसे ज्यादा पड़ी जरब बिलावल भुट्टो जरदारी पर कारी। निहाल हाशमी साहब, 27 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 27 दिसंबर को एक ऐलान हुआ कि पार्लियामेंट में आएंगे जरदारी साहब भी और पार्लियामेंट में आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी। आपको क्या लगता है इसके पीछे मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? ये जो ख्वाहिश है इसके पीछे क्या जरूरत है, क्या मुहर्रकात है? देखें, मुहर्रकात तो बेहतर बता सकते हैं मेरे दोस्त सोमरो साहब। आपके सिर्फ अंदाजा इतना बता सकता हूं, मैं जो बात बताना चाहता हूं जरा अगर इजाजत दें कि नवंबर अक्टूबर में कुछ लोग धरना दे रहे थे, कुछ कंटेनर पे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हम 27 दिसंबर के बाद दमादम मस्त कलंदर करेंगे। मगर ये फहम फरासत और गुड गवर्नेंस और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान की जो एक विजनरी लीडर है, जो एक स्टेट्समैन है, उनकी जो सब्र और शुक्र से लोगों को साथ लेके चलते हैं और कौम की मुस्तकबिल के ऊपर मेमार बने एक ख्वाब देखते हैं और उस पर अमली जामा पहनाते हैं, और जो आइन कानून पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखते हैं, उनकी एक अच्छी मिसाल की वजह से ये तमाम दोस्त कंटेनर और धरनों से भी आगे पार्लियामेंट में, और हमारे दीगर दोस्त जो हैं वो दमादम मस्त कलंदर छोड़कर पार्लियामेंट में आ गए। अच्छा। और ये सीखना चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस कैसे होता है, और वो मेरे ख्याल से एक ऐसा फैसला है कि सीखें नवाज शरीफ साहब से कि पार्लियामानी निज़ाम और उसकी इस्तेहकाम को कैसे लाया जाता है। तो मैं इसको समझता हूं ये कह रहे हैं दुरुस्त है, ठीक है। हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह और सियासत के बाजीगर आसिफ अली जरदारी साहब अब शागिर्दी इख्तियार करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की।
देखिए, आदमी कभी भी किसी स्टेज पे भी इल्म हासिल करते रहना चाहिए, अच्छी चीजों से आदमी को मुस्तफीद होना चाहिए, इस्तेफादा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वो एक जहां दीदा आदमी है, उन्होंने ये समझा कि दमादम मस्त कलंदर का कोई फायदा नहीं, और दीगर जो दोस्त थे जो धरने और कंटेनर पे बात कर रहे थे वो भी आगे। ये एक बड़ी खुशाइंदा बात है ठीक है, पाकिस्तान के निजाम के लिए, अवामी है। राज के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बेशक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर इतनी ही अच्छी हो और पार्लियामेंट में जाने के पीछे भी इतने ही अच्छे पीछे मकासद हो। मुख्तसर साहब, ब्रेक लेने के बाद जो मैं बात ये कर रही थी कि दुबई से ताल्लुक रखने वाली बड़ी अहम शख्सियत है, उन्होंने भी मुख्तसर साहब ब्रेक लेने देना जी, जवाब आप छोड़ के जा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं, वापस आते हैं तो लोग भी सोचते रहेंगे सुमरू साहब को क्या जवाब देना, तो रुके रहेंगे हमारे पास। मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, सुमरू साहब के भी जवाब लेंगे, लेकिन वो बात भी करेंगे कि क्या आखिर ऐसी लव एंड हेट रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल्स पार्टी है PMLN के साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। वापस आते हैं, बस साथ रहिए। जिन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जो सवाल जो बात मैं छोड़ के जा रही थी, मैं गले अभी भी छोड़े रहने देती हूँ। सुमरू साहब का एक जवाब बनता है, वे बेचारे जवाब देना चाह रहे हैं निहाल हाशमी साहब को, क्योंकि शायद सुमरू साहब को पसंद नहीं आया कि निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब की शागिर्दी में आना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब को। अब देखें, ये सवाल तो उनके लिए खुद मजाक, खुद उन्होंने बड़ी अपने साथ मजाक कर दी। कहाँ आसिफ जरदारी की सियासी कदोकाठ, कहाँ बेचारे नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने आसिफ जरदारी साहब की यूनिवर्सिटी भुट्टो साहब से शुरू होती है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की यूनिवर्सिटी इत्तेफाक फाउंड्री के लोहे की भट्टी से शुरू होती है। अब लोहे की भट्टी को आप मिला रहे हैं एक सियासतदान से, मुझे तो शर्म आती है कि वो इस तरह जुमला न कहता तो यकीनन मैं भी जुमला ये न कहता। थोड़ा सा मैं तारीख देखो ना, उनकी तारीख कहाँ से शुरू हो रही है। तो आप ज़ियाउल साहब का नाम ले लेना, आप ज़ियाउल साहब का नाम ले लेना, अगर आप एक तरफ भुट्टो साहब का नाम बताएंगे ना, मैं तो यहाँ से शुरू करूंगा ना कि पहले तारीख लोहे की भट्टी से, लोहे की भट्टी से, और वो हमें सियासत से लोहे की भट्टी से क्या ताल्लुक है, वो हमें समझा रहे हैं कि लोहे की भट्टी से क्या ताल्लुक है। समझ गए निहाल हाशमी साहब, मैं आपको क्या बता दूं, मैंने निहाल हाशमी साहब को कहा आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपको ये बात करते वक्त सोचना चाहिए कि जब आपकी मजबूरी होती है तो ड्राइविंग भी करते हो, फिर जरदारी साहब की खुशामद भी करते हो, फिर पाँव भी पड़ते हो कुर्सी छा के, कहते हो बचाओ इमरान खान एक बड़ा अज्जा बना हुआ है हमारे लिए, और जब आप लोगों को जिंदगी देती है पीपल्स पार्टी फिर कहते हो कि जी वो जरदारी साहब आए और हमसे सियासत सीखे। 2014 में कहाँ थे जब घर छोड़ करके रायविंड चले गए थे? कहाँ थे उस वक्त आपके वज़रा? कहाँ थे उस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर साहब? कहाँ थे आप खुद निहाल हाशमी साहब? तुम तो कराची बैठे हुए थे, ये सब छोड़ चुके थे वो उस वक्त। नहीं, मैं थोड़ा सा सीरियस नोट, मेरी बात तारीख बता रहा हूँ, देखिए तारीख सबको पता है। एक हवाला और दूंगा। कहाँ थे उस वक्त जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जिद्दा से वापस आ रहे थे और इसके जहाज को यहाँ से वापस भेज दिया गया? तो ये सारे लोग जो आज बड़े सियासतदान बने हुए, ठीक है, वो एक तारीख थी, ये आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी हिकमत अमली थी जिसने जनरल मुशर्रफ को खुद उनके अल्फाज के मक्खन से बाल की तरह उठा के फेंक दिया, जिन्होंने ये 5 साल अपने गवर्नमेंट के पूरे कर दिए। आज भी एक जुमला, आखिरी जुमला कि आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो यकीन करें आसिफ अली जरदारी साहब के उस किरदार की वजह से कि जब उन्होंने 58(2)B का वो अख्तियार जो प्रेसिडेंट का था, जो जब चाहता असेंबली को डिसॉल्व कर देता, बड़े एहसानात हैं, इसलिए आज ये बैठे हुए। अगर ये न दिया होता, नहीं, अगर ये न दिया होता तो मेरे भाई इमरान खान ने जो तारीख चलाई थी 2014 में,
उस वक्त अगर और कोई प्रेसिडेंट होता तो इनकी हुकूमत 4 महीने में 40 मरतबा घर जा चुकी होती। आगे बढ़े। अब आ रहे हैं इलेक्शन 2018 और बार बार याद दिलाया जाता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी, और बार बार उसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो हमें याद आता है थोड़ी बारी तो साडी बारी। अब मुझे ये बताएं कि ये बारियां खत्म हो गई हैं या ये बारियों का तसलसल अभी बाकी है? आने वाले वक्त में भी जो मैं बात करी थी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहीं ना कहीं आपस में आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये किसी ने क्लेम किया है, कितनी बात इसमें दुरुस्त है, और आगे जाके भी आप लोग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही अपनी अपनी बारियां लेंगे, या ये बारियां का सिस्टम खत्म हो गया? पूरी दुनिया का अगर आप सियासी सेटअप देखें, निजाम देखें, ये बारियों की बात नहीं है। 2 पार्टी सिस्टम है पूरी दुनिया में। आप दुनिया के बहुत बड़े जमहूरी मुल्क भी देखें तो ये 2 पार्टी सिस्टम था, और इसमें कहीं जगह नहीं दे रहे। मैंने कह रहा ये था, चल रहा था ना काफी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2 पार्टीज में फिर इस तरह मुक्का नहीं होता। लेकिन यहाँ दुख ये था, तकलीफ ये थी कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन को रिग्ड बना करके उसकी इलेक्शन को चुराया गया, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की दोनों इलेक्शन हो, चाहे ये 2013 इलेक्शन हो, ये सारे इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चुराए गए। लेकिन तारीख गवाह है कि हमेशा अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, वोट बैंक नहीं टूटा है। सीटों की कमी हुई है इनकी वजह से। आप निहाल हाशमी साहब एडवोकेट हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। आईजीआई बनाई गई, कहना कि वोट बैंक नहीं टूटा, सुने, वोट बैंक नहीं टूटा तो मुझे बता दीजिए कि इनको वो वोट कहां से पड़ गए? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आईजीआई बनाई गई, तारीख ने ये साबित किया, और आईजीआई बना करके उन्होंने एडमिट किया कि मोहतरमा को हुकूमत में ना आने दिया गया, उनकी इलेक्शन चोरी हो गई। ये तो हमारे पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला देखे, मैं आपको बता दूं, इस अंदाज पे इलेक्शन नहीं करने देंगे, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है समझ रही है। ठीक है चौहान साहब, 2 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आने वाले मुस्तकबिल में अगर खान साहब 2018 के इलेक्शन से बहुत ज्यादा मुतमईन है तो इनका जो सो कॉल्ड नेक्सस है, या अपेरेंटली कह लें या लोगों का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का नेक्सस, इसको आप ब्रेक करके 2018 ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे, इस पे जरा बात कर लें। पर जरदारी साहब के पार्लियामेंट पे भी आगे पहले तो मैं उस्तादी शागिर्दी का मसला इनका हल कर दूं। अप्रैल उस्तादी और शागिर्दी का जो ना नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, नहीं मैं थर्ड पार्टी हूँ ना, मैं जरा उसकी गवाही दे दूं ना। अप्रैल का 3रा हफ्ता का एंड था या 4थे हफ्ते का शुरू था इस पिछले साल, पनामा का इशू नया था। जरदारी साहब लंदन में थे, नवाज शरीफ साहब भागे भागे लंदन गए, मिन्नतें तरले करते रहे कि जरदारी साहब मुलाकात करें, मुझे हल बताएं, मैं किस तरह निकलूं ना इस अजाब से। जरदारी साहब मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे थे। फिर आपके जनाब वो सो कॉल्ड चैंपियन जमहूरियत के, इस्लाम के नाम पे जमहूरियत और जमहूरियत के नाम पे इस्लाम को बेचने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बीच में जनाब ब्रोकर बने, उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात करवाई। उसमें जरदारी साहब ने जो टिप्स बताए, जो टैक्टिक्स बताए, जो तरीक़ाकार बताया, उसकी वजह से आज तक नवाज शरीफ साहब इस पनामा करप्शन के अजाब से, स्कैंडल से बचे हुए हैं। तो खुद ही आप फैसला कर ले उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है। और दूसरी चीज, आपको याद होगा 2013 के अंदर जब आसिफ अली जरदारी साहब फारिग हो रहे थे प्रेसिडेंट हाउस से, तो जनाब आपकी अलविदाई तकरीब थी, नवाज शरीफ साहब सामने बैठे हुए थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर करते हुए कहा, नवाज शरीफ साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अगर आप ना होते तो मैं अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकता था, मेरी पार्टी 5 साल हुकूमत पूरी नहीं कर सकती थी। मैं ये समझ रही हूँ, हम माजी से अगर थोड़ा सा आगे निकले, मैं जब बात कर रही हूँ। और फिर मिसाके जमहूरियत, इंग्लिश में कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उर्दू में कहते हैं जमहूरियत, मिसाके जमहूरियत, और आपका जनाब पंजाबी में कहते हैं पहले तुसी लुटो तो फिर असी लुटांगे। तो फिर मुहावरे में बताओ क्या कहते हैं, राधा आओ मिलके लुटे आधा आधा। ये है आपकी जनाब मिसाके जमहूरियत। किसने कराई? कंडोलीजा राइस ने कराई। कंडोलीजा राइस ने किसके कहने पे कराई? अमेरिकन CIA ने जनाब ये सेटअप बनाया है कि पाकिस्तान के साथ ये सब हो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पाकिस्तान पे कोई एटम बम नहीं फेंकना, पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल नहीं फेंकना। इन ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को इक्तदार में इकट्ठा कर दो, 15 साल के लिए खुद ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा। और वो हो चुका है तकरीबन। की कोशिश जो बेसिकली कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि 2018 से जो बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे ये बता दीजिएगा निहाल हाशमी साहब, आप सेनेटर भी हैं, 2 चीजें हैं जो जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मर्दमशुमारी आप लोगों को नहीं करा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बिलाखिर आप लोगों को कराना पड़ रही है, जिस तरह से आप लोगों ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए। मेरा जो मेजर कंसर्न है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर है, जो पार्लियामेंट में एक पार्लियामानी कमेटी भी बनी, उसका स्टेटस क्या है, कितने उसके सेशंस हुए, कितना उस पर काम हुआ है? निहाल हाशमी साहब।
دیکھیے سب سے پہلے تو میں اپنے دوست جناب سمرو صاحب کے گوش گزار کروں. انہوں نے ایک تاریخ بتائی لوہار کی، تو انہوں نے سنا تو ہوگا یہ محاورہ 100 سونار کی 1 لوہار کی. شکر ہے کہ ہم لوہار کے اور مزدور کے بیٹے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مزدور کے بیٹے ہیں. ہم نے کبھی بیمبینو سینما پہ کھڑے ہو کر کے ٹکٹ بلیک نہیں کیا. اور جہاں تک رہ گیا تربیت، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شادی کبھی ملے ہوں ان کے قائد، کیونکہ ان کے قائد کے والد کے گھر میں بنا تھے NDP. ہم بھولے نہیں ہیں، زرداری ہاؤس میں 1987 میں بنا تھا. اور ان کا اور ان کے والد کا پیپلز پارٹی سے دور پرے کا بھی کوئی واسطہ، کوئی رشتہ داری کے کونے سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا ہے. تو یہ بعد از مرگ یا حسین کر رہے ہیں وہ نہ کریں. جب تک بھٹو صاحب زندہ تھے تو ان کے والد اور ان کے دیگر لوگ ان کے شدید مخالفین میں سے شامل تھے. شکر الحمدللہ کہ نواز شریف ایک مزدور کا بیٹا ہے اور وہ مزدوری کرتے رہے، اس میں ہمیں بڑا فخر ہے. اب رہ گیا کہ جناب کس کے میرون منت تھا. تو اگر میرون منت اگر ہوتا تو NRO تو نہ کیا ہوتا ایک عامر سے، اور اس کو گارڈ آف آنر تو پیش نہ کیا ہوتا آپ نے. اتنے آپ فرشتے، آپ کو لوگ اس بات پہ تھوڑی ووٹ دیں گے کہ آپ حاجیوں کو تنگ کرتے رہے، NICL کو لوٹتے رہے، اسٹیل مل کو بیچتے رہے، PIA کو بڑا غرق کرتے رہے. آپ نے یہاں پہ نوکریاں بیچی، آپ نے یہاں پہ آج بھی کراچی شہر آپ کے 8 سال کی گڈ گورننس کے منہ مجھے دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم نکل آئے. نہار ہاشمی صاحب، میں آپ سے ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہوں کہ تنقید برائے تنقید کو چھوڑ دیجئے، ماضی کی باتوں کو چھوڑ دیجئے. میرا جو آپ سے سوال ہے کہ اسٹیٹس کیا ہے الیکٹورل ریفارم کا، جس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنی اور وہ ایک وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے. کتنے سیشن ہوئے، بات کہاں تک پہنچی ہے؟ بے شمار سیشنز ہو چکے ہیں. کچھ سیشنز اس لیے رک گئے تھے کہ جو PTI جس نے سب سے زیادہ کہا تھا اور شور مچایا تھا، ان کے ممبران غائب ہو گئے اور وہ حاضر نہ ہوتے رہے. دیکھیے یہ تو وہ تو پرانی بات ہو گئی نا، گواہ چست والی بات کرتے ہیں. جی وہ تو پرانی بات ہو گئی. اس کے بعد PTI نے بائیک آؤٹ ختم بھی کر دیا، وہ اسمبلیز میں بھی آ رہی ہے. اب وہ سیشنز اس پہ ہو رہے ہیں، اور اگر یہ مسلسل ان کمیٹیز کے میٹنگ میں حاضر ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی 2018 سے پہلے اس میں ایک 72 ریفارمز آ جائے گا، اور 2018 ایک کامیاب اور ایک صاف ستھرا اور ٹرانسپیرنٹ اور جو عوامی امنگ اور منشا اس کے مطابق ہوگا. مگر اگر یہ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو پھر بعد میں ان کو پھر ایک دھرنے کا رخ کرنا پڑے گا، اور پھر کسی کنٹینر پہ یا کنٹینر میں ایک بریک لوں گی. میں آپ کی اس بات کو نہار ہاشمی صاحب سیکنڈ کرتی ہوں کہ PTI جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے کی خواہش بھی رکھتی ہے، اس کا ایک جذبہ بھی ہے، وہ پارلیمنٹ کی سیاست کرنا بھی چاہتی ہے، لیکن اس شرط پہ کرنا چاہتی ہے کہ شاید ان کی حکومت ہو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پارلیمنٹ کی سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ آنا پڑے گا، اور وہ آنا آپ اپنی شاید شان اور شوکت کے خلاف سمجھتے ہیں. یہاں پر میرا میجر کنسرن جو ہم بار بار بات کرتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کی، PTI اس میں سیریس نہیں ہے. عدالتی فیصلہ مردم شماری جب تک نہیں ہوگی، نئی ووٹر لسٹ نہیں جائیں گی، اس میں مزید ووٹر لسٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ 2 نمبر ہیں یا وہ فیئر نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، اس پر بھی جب بات ہوتی ہے تو پھر ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا. اور ان تمام مراحل کو طے کرنے کے لیے PTI سیریس کیوں نہیں ہے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں ذرا چوہان صاحب سے جانوں گی. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. چوہان صاحب، ایک بات تو ہے، خان صاحب 5% ان کی پریزنس بنتی ہے ٹوٹل اگر اسمبلی کے سیشنز کی بات کریں. پارلیمان کی بات کرتے ہیں، پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پارلیمان کا رخ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ تو جس نے 2/3 جو ہے نا وہ میجورٹی لی ہوئی ہے، اور جو پہلے نمبر کی پارٹی ہے جس کی حکومت ہے، وزیر اعظم جو ہے نا وہ 3% بھی نہیں آیا. سوری، یہیں پہ انٹرپٹ کروں گی، پھر آپ بات کیجیے گا. خان صاحب یہ اکثر اور بیشتر یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چور ہے تو آگے سے جواب آتا ہے وہ بھی تو چور ہے، وہ بھی تو چور ہے. آج آپ بھی یہی کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ جی وہ بھی تو نہیں آتے. بات یہ ہے کہ ہم نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر 2-3 دفعہ جو ہے وہ اصلاحات کے جو ہے وہ ہم نے بل پیش کیے جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جناب بایو میٹرک سسٹم کے تحت جب آپ کا جو ہے الیکشن کی جب پروپوزل دی، یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اسد عمر صاحب نے پیش کی، تو ان کے جناب جو چیئرمین تھے نون لیگ کے، انہوں نے اس وقت 2013 کے اینڈ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے کہا یہ پاکستان کی عوام تو جاہل ہے، الٹریٹ ہے، یہ تو جناب کس طریقے سے بایو میٹرک سسٹم کے تحت جب ووٹ پول کرے گی، یہ تو فیزیبل ہی نہیں ہے.
फिर इस तरीके से मैं 5 साल मैं भी बैठा हूं, ये भी सेनेट में बैठे हैं, पता है इनको कि हुकूमत के पास वो भी मेजॉरिटी है, वो किस तरीके से जो है ना वो रियून करके रख देती है आप इसलिए ये कह रहे हैं, आप इसलिए ये कह रहे हैं कि यही वजह है कि खान साहब को असेंबलीज में या पार्लियामेंट में आने की जरूरत नहीं है। ये आप जरूरत नहीं समझते। देखिए बात ये है, आप जरूरत समझते हैं नहीं समझते? जरूरत उस वक्त समझे ना कि जब वजीर आजम साहब भी इस असेंबली को अहमियत दें। असेंबली अगर वजीर आजम साहब गलत काम कर रहे हैं तो खान साहब भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये असेंबली इतनी पावरफुल और इतनी अथॉरिटेरियन होती जो होनी चाहिए जमहूरियत के मुताबिक, तो पनामा केस के हवाले से बाकी असेंबलीज की तरह इसके अंदर भी या वो कोई कट्टा-कट्टी निखेर चुके होते हैं ना नवाज शरीफ साहब के हवाले से, कैप्टन सफदर के हवाले से। कैप्टन साहब, मैं अगर ये बात गलत कर रही हूँ, जब आपने वोट लिया वो वोट आपकी अमानत है लोगों की, आपको नुमाइंदगी करना है पार्लियामेंट में। इस पे मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो माजी में 8 से और 13 तक 5 साल कितना जरूरी होता है, सबसे ज्यादा नहीं अमल से पता चलता है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट 5 साल के पूरे इजलास उसने अटेंड किए। आज भी तारीख का हिस्सा है कि उन्होंने अपने इजलास होते हुए पाकिस्तान के अंदर एक दिन के लिए मिस नहीं किया, क्योंकि पार्लियामेंट को अहमियत देनी होती है। और अहमियत इससे होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या किसी की भी हो, अगर आज हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं तो सबसे ज्यादा अटेंडेंस खुर्शीद शाह की है, आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन की है। वो समझते हैं कि पार्लियामेंट की अहमियत क्या है, पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लियामेंट का जो है वो कितना मकाम है। इसलिए हमने जो फैसला किया है कि आसिफ जरदारी साहब को आना है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आना है। इस पार्लियामेंट को जो बेतौकीरी हुई है पिछले 3.5 साल के अंदर, चाहे माजरत के साथ पीटीआई की तरफ से चाहे पीएमएलएन की तरफ से, उन्होंने इस पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी है। हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट मुकद्दस जगह है, ये अवाम के इलेक्टेड वोटर्स की जो है वाहिद आवाज है जहाँ पे आप अवाम की बात कर सकते हो। अगर उसको अहमियत साहब ये कहें कि पार्लियामेंट को चूंकि वजीर आजम साहब मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो इनको भी गलत नहीं करना चाहिए। अपोजिशन का किरदार हमेशा अपोजिशन की पार्टियां भरपूर करती हैं, बढ़ चढ़ करके करती हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं आता है तो उनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। ये कैसे है कि वो भी नहीं आए हम भी नहीं आए, तो फिर कौन बात करेगा? आप मुझे ये बताएं कि ब्राजील के अंदर आप देख लें, आप जनाब साउथ कोरिया के अंदर आप देख लें, आप जनाब आइसलैंड के अंदर देख लें, आप बर्तानिया के अंदर देख लें, पनामा केस के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो लोगों ने रिजल्ट निकाला, उनके खिलाफ इंपीचमेंट हुई, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आया। जिस पार्लियामेंट की हैसियत ही कोई नहीं कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आते, उन्हें पता है इस पार्लियामेंट की हैसियत ही कोई नहीं तो इस पार्लियामेंट पता है कि वो वजीर आजम असेंबली की वजह से नहीं बने। खास साहब महीने की तनख्वाह इस पार्लियामेंट से क्यों ले रहे हैं? असेंबली की वजह से वजीर आजम नहीं बने। उन्हें वजीर आजम बनाने वाला अमेरिका है, सऊदी अरब है, उन्हें बनाने वाला इंडिया की कंसल्टेशन है, उन्हें अच्छी तरह पता है। तभी वो जूते की नोक पे रखते हैं। ये जवाब नहीं दे रहे, इसलिए ये जवाब सवाल आपसे नहीं बनता, लेकिन करना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर पार्लियामेंट की अहमियत नहीं है, वजीर आजम साहब ने वो एग्जाम्पल उन्होंने की नहीं कि जी उसको फॉलो किया जाता है, ऐसा कोई ट्रेंड इन्होंने सेट नहीं किया जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। लेकिन बहरहाल मुझे अपने रिमार्क्स अपने कमेंट दीजिएगा, अगर पार्लियामेंट की अहमियत नहीं है और कोई हैसियत ही नहीं है तो पार्लियामेंट से अगर आप जो तनख्वाह ले रहे हैं महीने की उसकी क्या हैसियत है? तो ये मेरे दोस्त की पार्टी के तमाम क़यादत क्यों मरी जा रही इस पार्लियामेंट में शेरवानी पहनने के लिए? इस पार्लियामेंट में आने के लिए इतने लंबे लंबे धरने, इतने बड़े बड़े रैली, इतने बड़े बड़े जुलूस, इतनी बड़ी बड़ी झूठ, इतने बड़े बड़े तोहमत, इतने बड़े बड़े इल्जाम। इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, नाचने न जाने आंगन टेढ़ा। उस पार्लियामेंट के जब पार्लियामेंट के अंदर आपको नहीं वो इज्जत और तौकीरी मिल रही है, ना आप दे रहे हैं ना पार्लियामेंट आपको दे रही है, तो आप पार्लियामेंट के गेट को उखाड़ देना चाहते हैं। इसे कहते हैं नाचने न जाने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो मैं ये समझता हूं कि लोगों को कभी अपने दामन में भी देखना चाहिए, अपने आप को इसके काबिल करना चाहिए कि लोग आपसे प्यार करें, आपके प्रोग्राम से आपकी बात सही है कि वो पार्लियामेंट में आने की ख्वाहिश रखते हैं। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और जो लड़काना से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पीटीआई ने भी कहा है कि हम भी बाई इलेक्शन में अपने कैंडिडेट वहां से खड़े करेंगे। फिर आप पार्लियामेंट में जाने की बात करते हैं, फिर आप बाई इलेक्शन को कंटेस्ट करने की बात करते हैं। पीएमएलएन लड़काना से वहां से इलेक्शन लड़ने की कोई प्लानिंग है पीएमएल की? जरदारी साहब के सामने, बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने देखिए, हमारी पार्टी की सीडब्ल्यूसी और सीनियर क़यादत इसमें सोच विचार कर रही है। हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते हैं, हम मुकम्मल जामे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है
जो हमने बाई इलेक्शंस लड़े हैं, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। पीटीआई को हमने केपी में शिकस्त दिया है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई बेहतर रिजल्ट अगर होगा तो हम जरूर लड़ेंगे। हम अभी हमारी तमाम फोकस पाकिस्तान के अंधेरे मिटाने में है, पाकिस्तान को सड़के का जाल बिछाने में, नौजवानों को रोजगार देने में, पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग करने में, पाकिस्तान की मैशत को ठीक करना। और आप देखें स्टॉक एक्सचेंज इसकी मुंह बोलता सबूत है। ठीक है, गवर्नेंस पाकिस्तान में। ठीक है, लास्ट कमेंट सुमरो साहब आपसे लूंगी। इलेक्शन 2018 या 2017 क्या देख रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन को पहले तो ये होना चाहिए कि इसको ज्यादातर रिगिंग से बचाया जाए, ये हुक्मरानों का फर्ज है। उसके लिए क्या इक़दाम आपकी पार्टी कर रही है? इसलिए यही तो जो आप अपोजिशन मिलकर के हमने जो 4 मुतालबात रखे हैं और हम जो सबको दावत दे रहे हैं कि पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। आपने 4 मुतालबात रखे, आपने 27 दिसंबर डेडलाइन भी रखी, उसके बाद क्या है वो उसके किसने इनकार किया है? लेकिन तरीकेकार है, जाहिर बात है हम सियासी लोग हैं, हमें जदोजहद करनी है। हमको एक दिन के लिए धरना देकर के इस्लामाबाद को लाक करने तो नहीं आ रहे। हमारी जदोजहद से प्राइम मिनिस्टर को घर जाना होगा और अगली इलेक्शन हमें जीतना है। अगली इलेक्शन जीतनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जी, वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनेगा इंशाल्लाह। ये आज मेरा ये बारी आपकी, आप रिकॉर्ड पे रख ले। इंशाल्लाह नए साल जब बात होगी तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में नजर आएगा। आखिरी मेरे कमेंट्स ये हैं कि हम पार्लियामेंट नहीं उस हुकूमत के खिलाफ हैं कि जिसके मतलब बुद्धू कंपनी ताजा हवालदार वाला जना हिसाब है। और आखिरी चीज, पनामा करप्शन के हवाले से आले शरीफ की मतलब इस वक्त सूरत हाल ये है, बड़े नाम हकीर काम, दाम ही धाम, सब बदनाम, ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, सुमरो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निहाल हाशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर ये कि पनामा का जो भी पनामा लीक्स का अदालत में केस है उसका रिजल्ट आता है। दोनों पार्टी से सब उम्मीद है कि अगले आने वाले हफ्ते में इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा और दोनों ये भी उम्मीद है ये उन्हीं के हक में आएगा। दोनों उसको सेलिब्रेट करने का भी भरपूर तरीके से इरादा रखती है। लेकिन उसके साथ साथ जो आए बाएं दाएं बाएं केसेस हैं, जो इशूज हैं, उन पर भी बात करना जरूरी है। फिलहाल दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।